हाँ। भौतिकी के ऑनलाइन इस क्लास में विद्यार्थीगण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भौतिकी में जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें प्रकाश आता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा वस्तुओं को दिखाई पड़ने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। पुनः एक बार और सुना जाए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। चित्र में देखा जाए, यह जो है एक दर्पण हो गया, इसका यह परावर्तक सतह हो गया, माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2 हो गया। यह जो है आपतित किरण है। कौन से किरण है? आपतित किरण है। और यह परावर्तित किरण है। ठीक है। तो आपतित किरण का मतलब क्या हुआ कि वह किरण जो किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है या जो किरण किसी सतह पर आती है तो वह आपतित किरण हो गई और वह परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाती है तो वह क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो चित्र में वो आपतित किरण हुई और वो भी क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। वो हो गया आपतन बिंदु हो गया, ओसी अभिलंब हो गया। ठीक है। तो देख रहे हैं कि क्या हो रही है? आपतित किरण जो है टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट रही है, यानी माध्यम 1 में ही वापस लौट रही है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब समझा जाए आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर, वो आपतन बिंदु है और अभिलंब ओसी है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन का कोण कहते हैं और इसे कोण I से हम लोग सूचित करते हैं। चित्र में देखा जाए कि यह आपतित किरण है, अभिलंब है, यह आपतन बिंदु है। इस पर कौन सा कोण का निर्माण हो रहा है? कोण EOC का निर्माण हो रहा है। तो कोण EOC बराबर कोण I और यह कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। अब परावर्तित किरण के बारे में हम लोग देखें तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन का कोण कहते हैं। चित्र में कोण BOC क्या हो जाएगा? कोण BOC बराबर कोण R बराबर परावर्तन का कोण हो जाएगा। परावर्तन के कोण को स्मॉल r से सूचित करते हैं, कोण R से सूचित करते हैं। तो इस तरह हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझे। एक बार और देखा जाए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो है 2 नियम है। पहला नियम कहता है, ध्यान सुनिएगा ताकि वर्ग में ही याद हो जाए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अर्थात OC एक ही समतल में स्थित होते हैं। फिर से सुना जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन का कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होता है अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। इन दोनों नियमों को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। फिर एक बार देखा जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। अब हम लोग इसके बाद जो है पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है। तो जनरल भाषा में
भाषा में इसको हम लोग प्रतिबिंब को छाया कहते हैं, लेकिन भौतिकी में दोनों में सूक्ष्म अंतर है। तो प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण। बिंब का मतलब वस्तु होता है, भौतिकी में ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, हिंदी क्या हुआ, बिंब हुआ। तो बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, ध्यान दिया जाए चित्र में, बिंब के सिरे से प्रकाश की किरण चलती है। किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम उस बिंब का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर सुना जाए, किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, प्रायः देखा जाता है कि परावर्तन में मिलती है और अपवर्तन में मिलती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, तो पुनः परिभाषा एक बार देखा जाए कि किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, पहला प्रकार क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, रियल इमेज। तो प्रकाश किरणों के वास्तविक रूप से कटने से जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किरणों के वास्तविक रूप से कटने से जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा प्रकार हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। नाम ही से स्पष्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कल्पना की जाती है, यानी प्रकाश किरणों के काल्पनिक रूप से कटने से जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दोनों में अंतर, तो पहला अंतर तो परिभाषा का ही हो जाएगा। क्या वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्रकाश किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रकाश किरणों के काल्पनिक रूप से कटने से बनता है। दूसरा अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। दो अंतर हुआ। तीसरा हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की फोटोग्राफी संभव है, वास्तविक प्रतिबिंब की, इस प्रतिबिंब की फोटोग्राफी क्या है, संभव है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब की फोटोग्राफी संभव नहीं है। एक बार पुनः देखा जाए ताकि वर्ग में ही याद हो जाए कि प्रकाश किरणों के वास्तविक रूप से कटने से वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाश किरणों के काल्पनिक रूप से कटने से काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा अंतर हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की फोटोग्राफी संभव है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब की फोटोग्राफी संभव नहीं। अब मोटा मोटी अब देखा जाए, आगे हम लोग बढ़े। दर्पण जो है, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा हो गया परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण में बताया गया होगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है क्या होता है, समतल होता है। देखिए नीचे यह तलय की हुई स्थिति है, यानी तलय किया हुआ है, और ऊपर वाला यह परावर्तक सतह हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण। तो ध्यान दीजिए, चित्र में हम लोग देखेंगे वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, तो यह परावर्तक सतह क्या हुआ है, धंसा हुआ है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, तो उसका हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान दीजिएगा, इधर देख रहे हैं उभरा हुआ है परावर्तक सतह, तो यह दर्पण क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण हो गया। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसको हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। इस तरह जो है मतलब गोलीय दर्पण का प्रकार हो गया। अब हम लोग देखें कि तीनों दर्पणों का क्या यूज है।
तो पहला जो है समतल दर्पण, तो पहला हो गया समतल दर्पण, जो जैसे हम लोग ऐनक में चेहरा देखते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग जो है चेहरा देखने में होता है। दूसरा होता है किसी बिंब के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। इस तरह दो उपयोग हो गया। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों साइड मिरर के रूप में होता है, उसका दो कारण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले उपयोग ही देखा जाए तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या हुआ, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है। दूसरा जो होता है रोड के लाइट के ऊपर जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। देखिएगा कि जो बड़े बड़े वेपर लाइट लगे रहते हैं उसका जो परावर्तक सतह होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। तीसरा कहता है कि रोड के मोड़ पर परिचालन की सुविधा के लिए जो है उत्तल दर्पण लगाया गया रहता है। चौथा जो है प्रदर्शनी कक्ष में जो है इसका उपयोग होता है। इस तरह आपके जो 10th क्लास की किताब है उसमें दो ही उपयोग आपको दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ 4 उपयोग आपको बताया। अवतल दर्पण का भी उपयोग देखिए। पहला जो है हजामती दर्पण के रूप में होता है। दूसरा होता है सर्च लाइट या टॉर्च में होता है। तीसरा होता है टेबल लैंप में होता है। चौथा जो है चिकित्सक लोग जो है रोगियों के दांत, आँख, कान, नाक देखने में जो है इस दर्पण का उपयोग करते हैं। पांचवा उपयोग है वाहन के हेडलाइट में होता है। उत्तल दर्पण में जो है साइड मिरर के रूप में होता है, यहाँ जो है वाहन के हेडलाइट में होता है। और छठा देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है। प्रदर्शनी कक्ष में अवतल दर्पण का भी उपयोग होता है और उत्तल दर्पण का भी उपयोग होता है। तो इसे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है कि कौन सा ऐसा यूज है जो दोनों दर्पणों में होता है। तो क्या बताइएगा कि प्रदर्शनी कक्ष में जो है दोनों दर्पणों का अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब जो है